ठीक है, अब कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन था t इक्वल टू 6 सेकेंड पर वेलोसिटी, तो u प्लस ए टी, यू कितना 40, a माइनस 10 इंटू 6, तो ये कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों ने थर्ड तक कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, t इक्वल टू 6 सेकेंड पर डिस्टेंस, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 240 माइनस 180, मतलब कितना कितना 60 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट। ये सॉल्विंग है, यहाँ कोई डेटा नहीं है, ये तो सॉल्विंग है। 60 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट आया। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा t बराबर 0, जहां से हमारा शुरू हुआ है वहां से दिया जाता है। मतलब 60 का मतलब क्या है कि जब हमारी घड़ी शुरू हुई थी वहां से t बराबर 6 सेकेंड पे वो 60 पर पाया गया। अच्छा, पहले कहां तक जा चुका है, 80 तक जा चुका है, 60 पर पाया गया। 60 पर पाया गया मतलब 60 लौटा नहीं है, 60 उसका अब तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। नहीं तो बता इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि ये कहां से जाके टर्न किया है। तो तुम्हें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जाके टर्न करता है, और तुम्हें अब पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अचीव करी थी। तो तुम्हें पता है ऑलरेडी कितना 80 मीटर। उसके बाद ये टर्न करके लौटा है और 60 पे आ गया है। तो यार 80 तक जा चुका है, 60 पे आ गया, मतलब इसका मतलब कितना लौटा है, इसका मतलब 20 लौटा है। तो अब तुम्हें उसकी पूरी हिस्ट्री पता है, 80 जा चुका है, 20 लौटा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, हाँ टोटल डिस्टेंस हो गई 100। 80 प्लस जितना लौटा है, कितना लौटा है 80 माइनस 60 लौटा है, तो ये कितना आ जाएगा 100। कितने लोगों ने ये कर लिया था, क्या ये बात समझ में आ गई है। डिस्टेंस प्रोसेस में जाके निकालना पड़ता है। डिस्टेंस पता करने के लिए हमें यह पता करना पड़ता है कि बॉडी टर्न कहां हुई है, वहां तक का पहले पता हो, फिर लौटने का पता हो, तभी तो हम डिस्टेंस इवेल्युएट कर पाएंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है। लास्ट क्लास आए थे, पिछली क्लास आए थे ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, टाइम व्हेन बॉडी रीचेस टू इनिशियल पोजीशन। तो सबको पता है यार, अगर सेम एक्सेलेरेशन रिटार्ड कर रहा है और उसी एक्सेलेरेशन से बॉडी वापस आई है, तो जितना जाने का टाइम होगा उतना ही आने का टाइम होगा। ये तुम्हें रटा भी है और मेथड से भी आता है। मेथड क्या था यार, उसी जगह पर वापस आना, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना, यानी हमें S0 होने तक का टाइम पता करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, S0 U40, T हमें लाना है, यहां हम लोग T कॉमन ले लेंगे, तो T के दो आंसर आएंगे, एक 0 आएगा, एक क्या आएगा 8 सेकेंड। बात क्लियर है। ये हमें वैसे ही पता था, 4 जाना 4 वापस आना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लौटते वक्त इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो क्या पता है, जाते वक्त इसकी स्पीड 40 थी, तो लौटते वक्त जब वहीं से पास करेगा तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये भी हम कर चुके हैं। अगर सेम एक्सेलेरेशन ने उसको रिटार्ड किया है और वही एक्सेलेरेशन उतनी ही देर तक एक्सेलेरेट कराएगा, तो फिर से उतनी ही स्पीड आ जाएगी। नहीं कितनी 40 ही आएगी, और नीचे की तरफ आएगी तो हम माइनस लिख सकते हैं। बाकी अगर हम चाहें इसको मैथ से निकालना है तो क्या करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s क्या कर दोगे 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 40 का स्क्वायर, तो v आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1600, यानी प्लस 40 माइनस 40। तो कौन सा टिक करोगे, माइनस, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। क्या मैथ से भी बात जस्टिफाइड होना चाहिए और थॉट भी कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ, है ना, और सीधे रटा भी होना चाहिए। अब ये बार बार हम निकालेंगे नहीं, एक दो बार निकाल लिया ताकि याद रहे। अगला क्वेश्चन क्या था कि जमीन में गिरने तक का समय बताना है, यही था। बताओ, अच्छा ये बॉल ऊपर गई, फिर यहां आई, और अब ये
जमीन में किसी हाई स्पीड से गिरने वाली है, यहां तक गिरने का टाइम बताना है। शुरू कहां से हुआ था? टावर के ऊपर से। 100 मीटर का टावर है और जमीन में गिरने तक का टाइम बताना है। कौन सा फॉर्मूला? अरे टाइम बताना है, डिस्प्लेसमेंट का कमेंट है, तो हमें क्या लगाना है? v² वाले फॉर्मूले में t कहाँ है? जो लाना है वो होना भी तो चाहिए। क्या? s इक्वल टू यू टी प्लस s की जगह s की जगह बार बार मुझे लगता है इसी पे बात हम लोगों को करना पड़ेगी। s की जगह -100। क्या बताओ, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी वो शुरुआत वाली जगह ये है, और जहां ये गिरा है क्या वहां तक का डिस्प्लेसमेंट इस जगह से नीचे है कि नहीं है? और नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा? भाई सब कुछ साइन के साथ डालना है। 3 चीजों के साइन की बात करी थी। डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्टेड, कहां शिफ्ट हो गया, तो नीचे शिफ्ट हुआ है तो माइनस। या 3 चीजों का साइन होता था। डिस्प्लेसमेंट होता है वो पूरी पास्ट से तय होता है, पहले कहां था और अब कहां आ गया। और वेलोसिटी का साइन मूविंग से तय होता है कि इस समय कहां मूव कर रहा है। और एक्सेलेरेशन कोशिश से तय होता था। कि लास्ट क्लास में हमने सारे साइन कन्वेंशन प्रॉपर डिस्कस किए हैं। तो बता रहे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 100 है कि नहीं है? तो एस क्या लिखा जाएगा? -100। यू कितना? यू मतलब शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है? माइनस या प्लस? प्लस पे जोड़ दे यार, यही सीखना है यार। +40। ए कितना? -10। यार सब कुछ अब हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखा है, तो सॉल्व करके टी आ जाएगा। हम पूरे को 5 से डिवाइड करने वाले हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। t² प्लस 8t² माइनस 8t माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो यार, अब अगर ऐसी क्वाड्रेटिक बनती है तो या तो हमारे पास धराचार एक मेथड है, या फिर हम लोग उसको फैक्टर से कर लेते हैं। तो क्या यहाँ फैक्टर से कुछ काम बन सकता है? देखो जरा, 20 को हम लोग 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 10 और 2 का डिफरेंस 8 आ भी रहा है, तो यहाँ फैक्टर से काम चल जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? t² माइनस 10t प्लस 2t। देखो जरा, 10t और 2t का डिफरेंस -8 हो रहा है कि नहीं? -20 इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, फिर 2 कॉमन लेंगे, और ये दोनों फैक्टर में t माइनस 10 कॉमन लेंगे, तो t के 2 आंसर आ गए। एक 10 आ गया और एक -2 आ गया। कौन सा आंसर सही है? यार निगेटिव टाइम तो हो ही नहीं सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। t बराबर 10 सही है और जस्टिफाइड भी है। मुझे बताओ, जब घड़ी चालू करी थी हमने t बराबर 0 पे, तब से ऊपर जाना 4 सेकेंड, वापस आना 4 सेकेंड, और फिर जमीन में गिरना, तो 8 से आंसर बड़ा तो आना ही चाहिए। तो ये आंसर 8 से बड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब यहां से यहां लौटने में कितना सेकंड और लगा होगा? 2 सेकंड। पूरी यात्रा कितनी हो गई? 10 सेकंड। और मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि पूरी यात्रा यहां से यहां तक का समय एक बार में आया, इसके लिए हमें 2 बार क्वेश्चन करना नहीं पड़ा है, बशर्ते सबको साइन कन्वेंशन सही सही लगाए हो। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है? कि ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक अलग करेंगे, फिर लौटने का अलग करेंगे, फिर यहां का अलग करेंगे। एक बार में सही सही आंसर आता है, ये बात सबको समझ आना चाहिए। हाँ। एक पल के लिए रुकेगी। हाँ कर सकते हैं भाई, वो गलत थोड़ी है, बट मैं दिखा रहा हूं कि हम, अच्छा बताओ, यहां से यहां तक जब हम डिस्कस करेंगे तो एक बार इक्वेशन लगाएंगे, फिर यहां से यहां भी पहले करा होना चाहिए, 2 बार लगाएंगे। जब वो काम एक बार में हो रहा है तो 2 काम करने की जरूरत नहीं। ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर किसी को क्वाड्रेटिक से बचना है
तो वो भी तरीका बुरा नहीं है कि हम पहले ऊपर जाने तक का 4 सेकंड निकाल लें, फिर उसको रेस्ट से नए सिरे से मोशन स्टार्ट करें और उसको रेस्ट से यहां तक गिरने का समय निकाल लें। ये भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, बंद कर दो, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए फैन, बंद कर दो। एसी भी ठीक है, अच्छा है, इससे तो क्या मेरी आवाज अच्छी जाएगी उसमें। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या था? 3.5 सेकेंड से 4 सेकेंड, 3.5 से 4 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। बता यार, इस पूरी यात्रा में 3.5 सेकेंड कहां होगा? यहां कहीं, और 4 सेकेंड यहां कहीं है। तो यार इस दौरान 3.5 से 4 सेकेंड के दौरान का डिस्प्लेसमेंट लाना है, क्या करेंगे? हाँ, कितनों ने कर लिया है ये? क्या आंसर आया? 2.5 तो सही है ही नहीं। हाँ, कैसे किया है? का डिफरेंस कर दिया। तो सबके दिमाग में यही ख्याल आता है, बिल्कुल ख्याल एकदम सही है कि हम t इक्वल टू 4 सेकेंड तक का s एक्चुअली ला ही चुके हैं। 4 सेकेंड तक वो कहां गया था? 80 गया था टॉप पे। t इक्वल टू 3.5 के लिए s हम और ला दें, कैसे लाएंगे? ut प्लस, है ना, ut प्लस हाफ, सही सही साइन कन्वेंशन डालना है। और फिर तुम जब ये ले आओगे और ये ले आओगे, अच्छा इसको सॉल्व करना आसान काम नहीं यार, 3.5 का स्क्वायर मतलब उसको मल्टीप्लाई, तो जब ये सॉल्व करके आओगे तो 78.75 आएगा। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे? S4 माइनस S3.5 करोगे। भाई S4 यानी शुरू से लेके 4 सेकेंड तक का, और S3.5 यानी यहां तक का। जब ये दोनों पता होंगे तो बीच का गैप आ जाएगा। ये एकदम ऑब्वियस थॉट है जो सबके मन में आना ही चाहिए। लेकिन क्या कोई और तरीका भी हो सकता है जिसपे इतनी मेहनत ना पड़े? ये 3.5 टू 4 का S आ गया है, कोई और तरीका किसी के मन में है क्या? हाँ भाई, देखो यार, हम लोगों ने इस मोशन में एक प्रॉपर सिमेट्री देखी है। सिमेट्री मतलब कि जिस अंदाज में ये ब्रेक लगते हुए ऊपर रुकता है, उसी अंदाज में वो वापस लौटता भी है। तो क्या हम ये सिमेट्री का फायदा उठा के बोल सकते हैं कि 3.5 से 4 में बॉडी उतनी ही चली होगी जितना 4 से 4.5 में चली होगी, और 4 से 4.5 डील करना बहुत आसान है। क्यों यार? इस t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 4.5 के बीच में जो जर्नी है उसको हम नए सिरे से स्टार्ट कर दें। नए सिरे मतलब कि हम टॉप को t इक्वल टू 0 मान लें। यार बता, टॉप को अगर हम इनिशियल मान लें t इक्वल टू 0, तो u क्या हो जाएगा? 0, और वहां से अगले 0.5 सेकेंड में बॉडी कितना चली ये पता कर ले, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। जब एक u 0 हो जाता है तब चीजें डील करना, क्या बताओ, जितना यहां से अगले 0.5 सेकेंड में चला होगा उतना ही तो पिछले 0.5 सेकेंड में चला होगा, क्योंकि मोशन में प्रॉपर सिमेट्री होती है। तो यार ये निकालना तो बड़ा आसान है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो जरा, हाफ ये इससे कट करोगे तो 5 आएगा, और ये 0.25 आएगा। 25 इंटू 5 125, यानी कितना आ गया? समझ गए? तो यार ये 1.25 लौटा है, तो इसका मतलब चढ़ा भी कितना होगा? दैट्स इट, आंसर निकल आया। तो क्या करोगे आगे से? ये काम करोगे क्या? करोगे तो फिर आंसर निकालने में टाइम बर्बाद होगा। तो हमें सिमेट्री का फायदा उठाना है और लास्ट सेकंड के बजाय अगले सेकंड के लिए काम करना है, तो उसमें कैलकुलेशन वाली दिक्कत नहीं आएगी, आंसर वही आना है। क्या बात समझ में आ गई है? मोशन में प्रॉपर सिमेट्री होती है, उस बात का हमें फायदा उठाना है।
तो अभी सारे क्वेश्चंस इसके हो गए हैं। इसमें मैंने यार जितनी संभावनाएं होती हैं क्वेश्चन पूछे जाने की न्यूमेरिकल वो सब कवर करी हैं, है ना, इतने तरह के। अब हाँ, इनके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले आते हैं, कुछ खास सिचुएशंस के फॉर्मूले होते हैं। आगे अगले 1 घंटे हम यही करने वाले हैं कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो इन्हीं से आते हैं, स्किल तुमने डेवलप कर ली, अब उस स्किल को यूज कर करके फॉर्मूले लाए भी जा सकते हैं, रटे भी जा सकते हैं, दोनों चॉइस है। मैं कह रहा हूं कि स्किल भी डेवलप करना है और रटना भी है। जहां कम पड़ जाए समय, जहां कम समय में चीजें निकाली जा सकती उसको यार ऑन द स्पॉट निकालो, और जितना रट जाए उतना बढ़िया है। देखो यार, घर में पढ़ने का नियम और एग्जाम में करने के नियम दोनों एक जैसे नहीं है, और क्लास में पढ़ने के नियम सबके अलग अलग नियम है। देखो, क्लास में और घर में जो हम पढ़ाई करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इतना सारा कंटेंट हम दिमाग में रखेंगे कैसे, है ना, और वो रखे तभी सकते हैं जब हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा, जब हमें हर चीज का कारण पता होगा, तभी हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसे फर्जी चीजें दिमाग रख नहीं पाता है। दिमाग को चाहिए कोई तो लॉजिक हो यार, इसको हम दिमाग में ऐसी कैसे रख ले, तो वजह जानना इसलिए जरूरी है। और रही बात की रटने की जरूरत क्यों है, रटने की जरूरत इसलिए कि जो जो बहुत स्टैंडर्ड आर्टिकल होते हैं उनके आंसर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, और जब सीधे पूछे जाते हैं तो रटने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड आ गया तो क्या काम आएगा, तब तो वही फाउंडेशन काम आएगा जो हम ड्यूरिंग द प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो इसमें यार हम लोगों ने अपना सारे आइडियाज कवर कर लिए, जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब इन्हीं स्किल की मदद से हम सब कुछ फिर से निकालेंगे, ठीक है, और रिजल्ट भी याद रखेंगे। जहां बहुत लंबा डिस्कशन होगा वहां मैं सीधे कहूंगा कि ये रटना ही रटना है, ये हटा दे भाई, किसी स्टेप में कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। अब तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्मूले तुरंत याद आना चाहिए कि कब कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये तो अब इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाएं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का ये क्वेश्चन हमने किया है, और वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। एक h हाइट का टावर है, h हाइट के टावर से बॉल को 3 तरीके से फेंका जा सकता है। कुछ u0 वैल्यू की वेलोसिटी ऊपर दी जाए, u0 की वेलोसिटी नीचे दी जाए, या लिख दिया जाए ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। ड्रॉप्ड का मतलब ऐसे टपका देना, और इनिशियल वेलोसिटी दे के बोला जाए, या बोला जाए प्रोजेक्टेड अप। इसका मतलब होता है हमने अपने हाथ से कोशिश करी है और हाथ से छूटने के बाद बॉल के अंदर वेलोसिटी आ गई है। तो अगर हाथ से छूटने से पहले वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी नहीं होता है, उस समय ग्रेविटी का फोर्स भी होता है और हमारे हाथ का भी फोर्स होता है। हमारा काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगना कब शुरू होते हैं, जब हाथ से छूट जाता है और जमीन में गिरने से ठीक पहले। 3 फॉर्मूले, हर बार उन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना है। कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं? V इक्वल टू S इक्वल टू, तीसरा क्या है, ठीक है, V क्या है फाइनल वेलोसिटी, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, S क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ये सारी चीजें सबको पता है। साइन कन्वेंशन हमने क्या तय किया था, आगे और ऊपर के लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा। शिफ्टेड अप और राइट तो S पॉजिटिव, मूविंग राइट और अप तो V पॉजिटिव, है ना, और कोशिश अप या राइट है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, है ना, बाकी उल्टी बात तो निगेटिव। क्या ये सारे साइन कन्वेंशन याद आ गए हैं? तो यार इसमें 3 केसेस हैं, ऊपर फेंक दिया जाए, नीचे फेंक दिया जाए, या रेस्ट से ड्रॉप कर दिया जाए। और इसमें 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ऊपर जाके नीचे गिरने का टाइम, और जब ये जमीन पे गिरेगा तब गिरते समय इसकी स्पीड कितनी होगी। पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, और दूसरा क्वेश्चन है टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। ठीक,
एक्सेलेरेशन क्योंकि मैंने सब कुछ सिंबॉलिकली लिया है तो मैं एक्सेलेरेशन को भी सिंबॉलिकली ले लेता हूं माइनस जी। मुझे बताएं टाइम निकालना है गिरने का तीनों केस के लिए, तीनों केस के लिए हमें टाइम निकालना और तीनों ही केस के लिए हमें क्या निकालना है, v निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, स्पीड v निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसलिए नहीं लगाएंगे कि टाइम हमें पता है क्या, वो तो बाद में पता चलेगा। एक बार में क्या लगाना ठीक रहेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमें लाना है, जिससे ये बॉल टकराएगी वो v हमें लाना है। u दिया है, a दिया है और s, क्या s बता सकते हैं, चलो v हमें लाना है। u की जगह क्या रखा जाए, बोलना है सबको, क्या रखा जाए u की जगह। केस 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी, केस 1 प्लस यू नॉट। a की जगह क्या, माइनस में जोड़ देते हुए बोलना है क्या, माइनस जी, है ना, क्योंकि साइनी कन्वेंशन पर मैं बात कर रहा हूं, इतना भी जोर नहीं देना यार। s की जगह क्या, अरे जोर देते हुए बोलो, प्लस h या माइनस h। भाई जहां से शुरुआत हुई है वहां से ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है या ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, तो क्या लिखना है, माइनस h। सब कुछ साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखा है, तो ये देखो यार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये v स्क्वायर का आंसर है, तो v का आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट यू नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो प्लस लेना सही है या माइनस, अगर साइन के साथ बात करें तो जब बॉल टकराई है तो नीचे टकराई है तो हमें क्या लिखना चाहिए, माइनस। बात क्लियर है, केस 1 कंप्लीटेड। केस 2, ये केस 2 है। एक में प्रोजेक्टेड अप था, केस 1 में प्रोजेक्टेड अप था, ये प्रोजेक्टेड डाउन था। बता यार केस 2 में भी v लाना है, u की जगह कितना, u की जगह माइनस यू नॉट, a की जगह माइनस जी, s की जगह, ये बोलने में संकोच कैसा लग रहा है, सब कुछ तो क्लियर है यार। यहां से ओवरऑल इसको भी तो नीचे ही जाना है, तो s क्या होगा, माइनस h। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर करने पे प्लस आएगा ही, है ना, तो v इक्वल टू फिर से आएगा माइनस अंडर रूट यू नॉट स्क्वायर प्लस। यार बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया है कि केस 1 में भी फाइनल वेलोसिटी वही है, केस 2 में भी फाइनल वेलोसिटी, यानी अब एक नियम निकल के आया है जो हम थ्योरी लाइन बना सकते हैं, क्या, कि इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अप, ईदर प्रोजेक्टेड अप और डाउन, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड विल बी, क्या बात समझ, अगर सेम टावर से किसी बॉल को चाहे ऊपर उछाला जाए चाहे नीचे फेंका जाए, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड विल बी सेम। अब यार ये रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि यार ये केवल रटने से याद होंगे, अगर तुम्हारे पास मैथमेटिकल लॉजिक है तो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर भूलोगे भी नहीं। और कभी भूल जाओ तो इतना सा करने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। घर पे अगर कुछ रिवाइज भी करना है ना तो पन्ने पलटने के बजाय लॉजिक पलटो। भाई जितना इतनी चीज पन्ना पलट के ढूंढने में जितना समय नहीं लगेगा उससे कम समय में तुम इसको मैथमेटिकली निकाल सकते हो, उससे तुम्हारा फाउंडेशन भी मजबूत होता जाएगा और रिजल्ट भी कम समय में निकल आएगा। हाँ भाई केस 3 बचा है अभी, केस 3, केस 3 में हम लोगों ने बॉल को ड्रॉप किया था, तो बताया v हमें लाना है। केस 3 में u की जगह क्या लिखा जाए, 0, a की जगह माइनस जी और s की जगह, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh, तो v इक्वल टू आ गया प्लस या माइनस,
माइनस, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ हिट किया है। तो ये रिजल्ट यार बिल्कुल याद रखने लायक है और अक्सर लोगों को ये याद रहता है, मगर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि ये किस कंडीशन में काम करता है। ये केवल और केवल तब काम करता है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। तो ऐसा ना करें कि मतलब फॉर्मूला लेके आ जाए बी का आंसर निकाल के, सर देखिए टावर का केस है, मैंने फॉर्मूले से आंसर निकाला है, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा ये तो केस 3 है, केस 1 में थोड़ी ये फॉर्मूला लग जाएगा, पता चले ऊपर फेंका गया बॉल को और तुम ये आंसर निकाल लो। तो भाई फॉर्मूला लगाने में यार पूरी समझदारी चाहिए कि ये फॉर्मूला काम किसके लिए करता है, इसलिए मेन डाल से अटैचमेंट बनाए रखें, और मेन डाल यही कि इस फॉर्मूले पे स्किल डेवलप करना, ये फॉर्मूला मेन है। हर चीज का जवाब इन्हीं 3 फॉर्मूले से तो ढूंढा जा रहा है, तो ये स्किल डेवलप करना जरूरी है या ये आंसर रटे होना जरूरी है? अरे स्किल डेवलप करना ज्यादा जरूरी है, आंसर रट जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी रटे होंगे तो क्या इतना सा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने में कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी आ जाएगी। क्या तीनों केस क्लियर है? अभी मैंने वी निकाला है और अब अगला मुद्दा क्या है, जमीन में गिरने तक का टाइम हमें लाना है तीनों केस के लिए। बताओ यार, फर्स्ट केस में जमीन में गिरने का टाइम लाना है या किसी भी केस में लाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह माइनस एच, यू की जगह हाँ प्लस यू नॉट, टी हमें लाना है ए की जगह माइनस जी, टी हमें लाना है। तो खैर इसको हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बनी है, अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो इतना गंदा आंसर आएगा कि याद नहीं रख पाओगे, तो अभी इसको स्केल के भरोसे ही छोड़ देते हैं, जब डेटा दिया जाएगा तो हम सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, केस 1। केस 2 के लिए बताए जरा क्या करना पड़ेगा। एस की जगह यार, केस 2 वो है जब नीचे फेंका गया है, तो एस की जगह माइनस एच, यू की जगह माइनस यू, टी हमें लाना है ए की जगह माइनस जी। तो क्या आंसर सेम ही आएगा? अरे इक्वेशन ही बदल गई है तो आंसर कैसे सेम आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। अरे यहां ऊपर एक्स्ट्रा जाना है भाई। केस 3, केस 3 जब उसको ड्रॉप किया गया है, एस की जगह माइनस एच, यू की जगह ए की जगह टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, जी डिवाइड में चला जाएगा, टी इक्वल टू कितना आ रहा है। अगेन यार ये फॉर्मूला रटने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला केवल तब काम करता है जब बॉडी रेस्ट से ड्रॉप करी गई हो। बोतल नहीं मिली, एक बार फिर से पूछ लो। तो ये रिजल्ट दो ही हैं इसमें जो याद किए रखे जा सकते हैं, ये सब यार स्किल का पार्ट हो तो ज्यादा बढ़िया है। हटा दे भाई।
एक कार अगर चल रही है तो आमतौर पे कार किसी इनिशियल वेलोसिटी से रुकने का प्रयास करती है तो ब्रेक लगाती है, और जब ब्रेक लगाती है तो एक्सेलेरेशन कहाँ आता है, मोशन के खिलाफ, और थोड़ी दूर जाके कार रुक जाती है। तो कितना दूर जाके रुकेगी उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या लगाना चाहिए यार? अरे क्या लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो आमतौर पे u दिया जाएगा, v क्या होने वाला है, और एक पीछे की तरफ होगा तभी स्टॉपिंग डिस्टेंस मीनिंगफुल होगा। तो यहां से यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2as। ये सीधे रिजल्ट भी दिमाग में रखा जा सकता है ताकि फॉर्मूले से आंसर जल्दी आ सके। अगर मैं कहता हूं यार कि s का u से क्या कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन है। तो यार कोई भी कार का जो a होता है वो कार का a जनरली फिक्स माना जाता है, यानी एक जैसे हालात में a फिक्स रहता है। यहां तक कि कार का मास भी बदल दिया जाए तो भी उसका a फिक्स माना जाएगा, या तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन करे ऐसा। अगर a सेम है तो u बदलने पे s पे फर्क पड़ेगा, u डबल कर दिया जाए तो s भी डबल हो जाएगा। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? अगर u डबल होगा तो s 4 टाइम, u ट्रिपल होगा तो s। तो ये गौर करने वाली बात है कि हम सीधे इसका आंसर दे सकते हैं बजाय कि इतने स्टेप बचाए जा सकते हैं, है ना। और इतना स्टेप भी अगर भूल जाओ तो रिकवर किया जा सकता है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं स्टॉपिंग हाइट। अगर किसी बॉल को ग्रेविटी के इफेक्ट में u0 से ऊपर फेंका है तो क्या होगा है? अरे g के इफेक्ट में, इसमें एक्सेलेरेशन में इंसेंट है, g होता है नीचे की तरफ, कहीं जाके इसकी स्पीड खत्म हो जाएगी। फिर से अगर कोई पूछे इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है तो यही फिर से लगाना है। यहां हॉरिजॉन्टल में लगा रहे थे, यहां v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v0 u की जगह u0, a की जगह बोलो माइनस g, और s का नाम h रख देते हैं क्योंकि हाइट है ना, s का नाम हमने h रख दिया है। तो u0 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2gh। h निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, u0 स्क्वायर बाई 2g। तुमने यार अभी u इक्वल टू अंडर रूट 2gh निकाला था, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वो ऊपर से नीचे गिरने का स्पीड था और ये नीचे से ऊपर जाने का है, तो फॉर्मूला सेम ही है। अगर तुम ऐसे याद रखो तो u0 बराबर अंडर रूट 2gh आया है। अगर ऊपर रेस्ट से गिरा के नीचे जाने के लिए बात चल रही है तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh आता था, और नीचे स्पीड दे रखी है और हाइट पूछा है तो भी यही फॉर्मूला है। सीधे सीधे याद रखेंगे तो थोड़ा टाइम बचाया जा सकता है। नोट कर लिया भाई लोग? हटा दे, आज ही बनाई मैंने कार। एक बहुत फेमस रिजल्ट है जो हमें फिर से रटने की कोशिश करना होगी क्योंकि रिजल्ट आना थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। गैलीलियो ने यह फॉर्मूला दिया था ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरने वाली चीजों के लिए, बट हम इसको और जनरल मेथड से, जनरल थॉट दिमाग में रख के चलाते हैं। भाई ग्रेविटी भी जी का कांस्टेंट एक्सेलेरेशन देती है, किसी कार का भी तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो सकता है ना। तो जो बात कार के एक्सेलेरेशन के लिए वही जी के एक्सेलेरेशन के लिए। तो हम इसको यार हॉरिजॉन्टल में पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए से चल रहा है और रेस्ट से स्टार्ट किया है ना यार, इसमें यार क्या क्या मेन बातें हैं? स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के इफेक्ट में और रेस्ट से स्टार्ट किया है। और क्या बात करना है यहां पर? बात ये करना है कि पहले कुछ टी टाइम में इसने कुछ डिस्टेंस चला है, मान लिया s1, तो क्या अगले टी टाइम में उतना ही चलेगा या उससे कम या उससे ज्यादा? तो देखो यार फॉरवर्ड एक्सेलेरेशन का मतलब होता है
कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही, तो क्या अगर बढ़ी हुई स्पीड से चलेगा तो उतने ही टाइम में पिछले बार से थोड़ा ज्यादा चलेगा और अगली बार उससे भी ज्यादा, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो S1 S2 S3 होगा वो बढ़ते हुए रेशियो में होना चाहिए। और वो रेशियो क्या आता है, वो हमें सीधे, है ना, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉरवर्ड एक्सेलेरेशन है तो S1 S2 S3 का रेशियो जो आने वाला है वो आने वाला है 1:3:5। ठीक है, तो ये तो डाइजेस्ट हो ही गया, 1:3:5 के रेशियो में है। और क्या हालात हैं, रेस्ट से शुरू हुआ एक ही, लेकिन एक बार हम लोग इसको करके देख लेते हैं कैसे। मुझे बताओ, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ये वाला, ये S देता है शुरू से लेके टी टाइम तक का। तो अगर मुझे S1 निकालना है, बड़ा आसान है, रेस्ट से चालू किया है तो ut प्लस हाफ at²। लेकिन क्या अगले टी समय में S2 कितना है ये निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? क्या S2 निकालना हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है क्या भाई? S2 लाना हो अगले टी टाइम में तो तुम्हें यहां वाली वेलोसिटी पता हो, उसी को तो इनिशियल बोलोगे, वो पता ही नहीं है। तो सीधे सीधे S2 लाने का कोई फॉर्मूला है क्या, मेरा क्वेश्चन है, नहीं ना। लेकिन रेस्ट से शुरू करके यहां तक आने का पता है। या देखो, यहां से यहां टी समय तक का था तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 2t समय में। मैं इस डिस्टेंस का नाम रख देता हूं S2 प्राइम। क्या रख देता हूं, S2 प्राइम। तो S2 प्राइम वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा वो, 0 प्लस हाफ a 2t²। लेकिन अब अगर S2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, S2 प्राइम में से S1 घटाना पड़ेगा। तो S2 प्राइम कितना आया है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आया है 480²/2, 480²/2। और S1 कितना आया है, 80²/2। तो ये कितना आ गया, 380²/2। यार देखो यार, S1 आया था 80²/2, ये कितना आ गया है। तो अब तुम समझ गए होगे आगे क्या आने वाला है। बताओ, अच्छा अगर मुझे S3 लाना है तो क्या सीधे S3 लाने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इधर से इधर तक एक नाम इन्वॉल्व कर रहा हूं ना, S3 प्राइम। S3 प्राइम क्या है, शुरू से लेके 3t टाइम में बॉडी कितना चली है, क्या बता रहा है S3 प्राइम शुरू से लेके यानी रेस्ट से लेके 3t टाइम में बॉडी कितना चली है। आ गया, S3 प्राइम आ गया यार। तो हमें चाहिए तो S3 था, S3 क्या होगा, S3 यानी ये, क्या S3 प्राइम में से S2 प्राइम घटा दोगे तो S3 निकल आएगा कि नहीं। S3 प्राइम क्या आया है, देखो जरा, ये आया है 980²/2 और ये कितना आया था, हाँ ये आया था 480²/2। तो ये कितना आ गया भाई, 580²/2। मुझे लगता है अब सबको दिखना चाहिए क्या S1 S2 और S3 का रेशियो क्या आने वाला है, तो दिख रहा है कि नहीं। S1:2 S2:2 S3 एंड सो ऑन, ऐसे और भी टर्म हो सकते हैं, 80²/2, 380²/2, 580²/2। तो 80²/2 सब जगह से कट जाएगा, ये रेशियो क्या आ गया, 1:3:5। दिख गया भाई। क्या इतनी सी बात अगर तुमने सुन ली है तो अब ये इजी टू डाइजेस्ट है, बिल्कुल हमने प्रॉपर सॉल्विंग से निकाल दिया है। कोई दिक्कत है। अब मुझे बताएं, अगर यही डिस्कशन कोई अब कह दे कि रेस्ट से बॉल जी के इफेक्ट में गिरी है, तो बताओ S1 S2 और S3 का रेशियो क्या होगा, तो क्या वो डिस्कशन अलग हो गया क्या। अरे वो ए के इफेक्ट में है, ये जी के इफेक्ट में है। और ज्यादा कन्वेंशन की बात है कि सर नीचे तो निगेटिव होता है, मैं तो कह रहा हूं नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, तो सब यही इसी के जैसा हो जाएगा।
हटा दे भाई। तो यार ये भी आंसर लाने के लिए, ये रेशियो लाने के लिए हमने इसी का सहारा लिया है। तो अभी भी हेड फॉर्मूला यही है, नोट कर लिया भाई। नोट कर लिया है। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, वो एक्सेलेरेशन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं बस एक एक्सेलेरेशन चल रहा है और t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो मुझे बताओ जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो उसकी स्पीड या तो बढ़ती जाएगी या तो कम होती जाएगी। क्या पहले 1 सेकंड में जितना चला होगा अगले 1 सेकंड में उसका 3 टाइम्स चला होगा अगर ये एक्सीलरेटेड है, और अगले 1 सेकंड में उसका एक सेकंड, भाई 1 सेकंड भी तो एक इंटरवल ही है, जैसे टी सेकंड एक इंटरवल था वैसे ही पिछली बार मैंने टी में बात करी थी। अब मैं तो अगर कोई तुमसे ये कहे कि 4th सेकंड में बॉडी कितना चली बताओ, 4th सेकंड में, तो तुम क्या करोगे? तो 4th सेकंड शुरू होता है जब 3 खत्म हो जाता है, 3 खत्म हुआ तो चौथा शुरू हो गया, और जैसे ही 4 पूरे हो जाते हैं तो 4th खत्म हो गया, यानी 3 से 4 के बीच में 4th सेकंड होता है। तो अगर तुमसे कोई कहे 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास अभी इतनी ही जानकारी, यही फॉर्मूले हैं, क्या करोगे? 5th और 3rd के बीच का, 5 और 3 के बीच का, तो तुम 2 सेकंड का निकाल लोगे। पहले 3 तक का निकालोगे फिर 4 तक का निकालोगे। हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो शुरू से लेके किसी खास टाइम तक का एस देता है, ये किसी इंटरवल का एस नहीं देता है, ये क्या देता है? शुरू से लेके। तो अगर कोई कहे तुमसे कि यार ये एस 1 सेकंड का है, ये एस सेकंड का, ये एस 3rd सेकंड का है, तो 4th सेकंड का एस ये होगा, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले S3 निकालना पड़ेगा, फिर S4 निकालना पड़ेगा, यानी 4 सेकंड तक का, फिर S4 में से S3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि S4th विल बी S4 माइनस S3। यहां S4 का मतलब है 0 से लेके 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, और S3 का मतलब है 0 से लगा के 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताए अगर एस nth लाना है तो क्या करना चाहिए? एस एन जो कि 0 से लेके n तक का है, माइनस एस एन माइनस 1 जो कि 0 से n माइनस 1 का, यही तो करना पड़ेगा। अब यार किसी भी सेकंड के लिए एस निकालना हो तो तुम वो समय आखिरी वाला टाइम डालते हो कि नहीं? यहां क्या करोगे? un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और n माइनस 1 के लिए क्या करोगे? un माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 स्क्वायर। एक बार हमने n के लिए निकाल दिया, एक बार n। ये जब डिफरेंस करोगे तो ये आंसर आता है u प्लस हाफ ए टू n माइनस 1। आंसर निकलवाने में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये समझाने में इंटरेस्ट है कि ये कैसे निकला है, इसका बेसिक क्या है। S4 माइनस S3 S4 से देता है तो Sn माइनस उससे 1 सेकंड पहले तक का Snth देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब ये फॉर्मूला भी रटना ही है जो कि डेराइव होके आया है, u प्लस हाफ ए टू n माइनस 1। लेकिन क्या इस फॉर्मूले को हमें उतनी ही वैल्यू देना है जितनी ऊपर वालों को दे रहे हैं? नहीं यार, फिजिक्स में हम लोग हर चीज को बराबर भाव नहीं देते, हर चीज की अपनी एक जगह है। देखो यार इसको कहाँ जगह मिली है? सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे, और यही मिलना भी चाहिए भाई। मेन फॉर्मूले ये हैं जिनसे सब कुछ निकल रहा है। फिजिक्स में हमें सबको बराबर भाव देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ का रोल ज्यादा ऊपर होता है जिनसे सब कुछ निकलता है, और कुछ निकले हुए होते हैं, तो निकले हुओं को उतना भाव देने की जरूरत नहीं है।
हटा दे भाई। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात करी है कि इक्वल टाइम में जो S1 S2 S3 का रेशियो है, टी के इंटरवल में जो S1 S2 S3 का रेशियो आया था वो क्या आया था 1:3:5 का, वो S का रेशियो था। अब मैं कह रहा हूं कि इस बार S सेम रहेगा और रेशियो किसका बताना है, T का रेशियो बताना है। ये डिस्कशन थोड़ा अलग है। मैं क्या कह रहा हूं कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, फिर से रेस्ट से स्टार्ट करी है और हमें एक रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। तो यार ये रेस्ट से शुरू करता है और ए से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो क्या पहला एस डिस्टेंस चलने में जितना समय लगा होगा क्या अगला एस चलने में उतना ही लगेगा या उससे कम लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा? पहले तो ये भाव लाओ, उतना ही लगेगा, उससे कम लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। क्यों? पहले वो रेस्ट से शुरू करके एस चलना था, अब बढ़ी हुई स्पीड से एस चलना है, तो अब का समय कम होगा और अगला वाला और कम होगा, पहला टाइम सबसे ज्यादा होगा। क्या इसके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? मान लिया मैं ना बताऊं तो यार इस इंटरवल का नाम मैंने डेल्टा T1 लिखा है, इसका नाम डेल्टा T2, इसका नाम डेल्टा T3। तो ये डेल्टा T1 डेल्टा T2 इनका टाइम इंटरवल का रेशियो ला पाएंगे? अरे मैथ तो यही लगाना है भाई, जरा प्रयास करें। क्या कह रहे? ए कांस्टेंट है, यू जीरो है। बता पहला टाइम यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का टी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से टी आएगा अंडर रूट 2s बाई ए। इसको मैं T1 कह दूं या डेल्टा T1 कह दूं, एक ही तो बात है यार। यार यहां से यहां तक का टाइम चाहे डेल्टा T1 कह लो चाहे T1 कह लो, कितना आया है? अंडर रूट 2s बाई ए। मुझे बताओ इस टाइम को मैंने T1 बोला है या डेल्टा T1, एक ही बात है। क्या अगला टाइम लाने का हमारे पास सीधे कोई तरीका है क्या? भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है वो शुरू से काम करता है, या तो फिर यहां की वेलोसिटी पता हो उसी को शुरू मान लो। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया लग रहा होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें यहां से यहां तक का एक टाइम T2 मान लेना चाहिए। ये T2 नहीं निकालना है, ये T2 थोड़ी देर के लिए निकालेंगे। क्या इस T2 की मदद से ये डेल्टा T2 लाया जा सकता है? क्या करना पड़ेगा? T2 में से, T2 यहां से यहां तक का टोटल टाइम है, में से T1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। यार डेल्टा T2 अगर लाना है तो डेल्टा T2 क्या होगा? वो होगा T2 माइनस T1। तो यार T1 तो तुम ऑलरेडी ला चुके हो, कितना? T2 और ला देते हैं। बताओ T2 कैसे लाओगे?
फिर से यार s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी टू स्क्वायर। एस की जगह क्या रखना है इस बार भाई, यहां से यहां तक का टाइम 2s, कितना आ गया भाई t2, वो आ गया अंडर रूट, यार देखो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 इंटू, यार ऐसे याद रखो 2 इंटू एस की जगह अब क्या हो गया है 2s, तो ये आएगा। तो तुम समझ गए हो यार अब t3 कितना आने वाला है, पता अच्छा t3 कितना आने वाला है 3s अपॉन ए, तो t4 क्या आने वाला है, ये समझ गया यार। अच्छा डेल्टा t2 क्या होगा, डेल्टा t2 वो होगा t2 माइनस t1, यानी इसमें से इसको घटाना है, कितना अंडर रूट 2s माइनस 2s बाई ए, तो क्या इनमें से कॉमन आ रहा है, क्या ये 2s बाई ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1, ये समझ रहे हैं। फिर बताओ अच्छा डेल्टा t3 क्या होगा, डेल्टा t3 मैं कह रहा हूं यार यहां से यहां तक का पूरा टाइम क्या मान लो t3, और t3 में से क्या सबट्रैक्ट करना है, t3 में से t2 सबट्रैक्ट करना है ना, यानी इसमें से ये घटाना है। बताओ क्या करेंगे, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ 3s अपॉन ए माइनस अंडर रूट 2 ऑफ 2s अपॉन ए, क्या कॉमन आ जाएगा भाई क्या अंडर रूट 2s बाई ए कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा अंडर रूट 3, यहां बचेगा अंडर रूट, मेरे ख्याल से सबको पैटर्न दिख गया होगा, डेल्टा t1 डेल्टा t2 डेल्टा t3, पैटर्न क्या है, पहला आंसर क्या था अंडर रूट 2s बाई ए, दूसरा आंसर क्या है अंडर रूट 2s बाई ए रूट 2 माइनस 1, तीसरा आंसर क्या है 2s बाई ए रूट 3 माइनस रूट 2, ये बताए किस रेशियो में आ गया 1:2, दिस इज 2 दिस, तो अब अगला तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, समझ गया, तो अगला क्या आएगा, समझ गया, पैटर्न मिल गया है। तो अब ये पैटर्न पे सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये रटा होना चाहिए, क्योंकि इतना सब काम हम ऑन द स्पॉट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर तुमने ये सॉल्व किया ना तो तुम्हें भाव आ जाएगा अपने आप कि यार वो करने पे डिफरेंस आता था, कुछ रूट 2 कॉमन आता था, तुम 2 लाइनें भी लिखोगे ना इसकी तो तुम्हें ये याद आ जाएगा, यही चीजें सब हेल्प करेंगे यार तुम्हें याद रखने में। जैसे तुम यार डेल्टा t2 निकालोगे ना तो तुम्हें याद आ जाएगा पक्के से, अरे जैसे यहां तुम्हें रूट 2 माइनस 1 दिखेगा तो नहीं आता जाएगा, अच्छा वो 1:2 रूट 2 माइनस 1 वाला आंसर है, ये सब चीजें हेल्प करेंगी, इसलिए ये प्रोसेस जानना जरूरी है। नोट कर लिया भाई। तो एरोप्लेन की डिस्कवरी से पहले इन सब चीजों का बहुत चलन था, हॉट बैलून, हाइड्रोजन बैलून, तो इसमें यार कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चलते हुए बैलून से बॉल को ड्रॉप किया गया, ये लाइन लिखी रहती है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, तो इस लाइन को थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। अगर कभी ऐसा लिखा हो इसमें बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एयर बैलून और वो बैलून चल रहा है, तो जो भी बैलून के चलने की इनिशियल वेलोसिटी है, क्या बताओ बैलून से पे सवार जितने भी लोग होंगे, जितना भी उसके अंदर सामान होगा, उस सब के अंदर बैलून की वेलोसिटी होगी कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं इस बैलून की टोकरी पे सवार हूं, अरे वो बैलून के साथ टोकरी लगी होती देखा होगा यार तुम लोगों ने, उसमें मैं सवार होकर बैलून के साथ ऊपर जा रहा हूं, तो मेरा हाथ भी ऊपर जा रहा है, बॉल भी ऊपर जा रहा हूं, तो अगर मैं किसी चीज को छोड़ूंगा तो क्या वो वेलोसिटी जाने अनजाने में दे बैठूंगा, कौन सी, जो मेरे हाथ के अंदर है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो बॉल नीचे नहीं गिरेगी, पहले वो उस इनिशियल वेलोसिटी के चलते ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है
कि हम जब लिखते हैं कि बॉल इज ड्रॉप्ड तो u बराबर 0 ले लेते हैं, लेकिन बैलून से अगर ड्रॉप्ड लिखा है तो u बराबर 0 नहीं लेना है। क्या लेना है? जो बैलून की वेलोसिटी वही लेना है। तो ये बात नोट कर लें, बैलून बनाने की जरूरत नहीं है। बैलून तो मैंने केवल याद दिलाने के लिए बनाया, अभी आदमी बनाना बाकी है, इसमें आग ना लग जाए इसलिए मैंने बनाया नहीं। कोई है ना? कटोरी में इंसान बैठेगा क्या? ये इतना बड़ा टोकरी नहीं दिख रहा है? टोकरी बनाने का प्रयास किया, अगली बार अच्छी बना के लाऊंगा। क्या लिखा? देखो ना भाई, उसमें अध्याय समाप्ति का सिंबल क्यों बना रहे हो? नोट करो। एक लाइन लिख लो यार, तो याद रहेगा, कम से कम क्वेश्चन आएगा तो उस समय दिमाग में जाएगा कि हाँ सर ने कुछ बताया था। तुम्हारे अंदर डॉक्टर बनने के काफी लक्षण मौजूद हैं, कि वो भी इतना ही गंदा लिखते हैं। दैट इज ऑल। क्योंकि वही दिखता है उस डॉक्टर में, और क्या दिखता है। नोट कर लिया भाई लोग? तूने मान लिया है क्या यार कि बनना है अब? हाँ, पहली बात तो कंप्यूटर का युग आ गया है। अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और बस वो जैसे ही कुछ भी लिखने वाले तो सजेशन आना शुरू हो जाते हैं, उसको दबाते हैं, पूरी दवा का नाम लिख जाता है, डोज लिख जाती है, अपने आप पहले से फीडेड रहता है। देखा किसी डॉक्टर को आजकल ऐसे ही दे रहे हैं। तो ये सब राइटिंग किसी काम नहीं आएगी जो तुम बना रहे हो ना डॉक्टर बाल। ये तो ये हार्डवेयर के जमाने में, अभी हार्ड कॉपी के जमाने में चल रहा है। अब जब तक तुम डॉक्टर बनो तब तक तो सब बदल जाएगा। तब तो ये मोबाइल से होगा, मतलब कोई सॉफ्टवेयर आएगा, तुम बस एक लेटर लिखोगे वो सजेशन देने लगेगा। एक लेटर लिखोगे मतलब कि पैरासीटामोल का पैरा बस लिखोगे ना, तो पूरा पैरासीटामोल 4 डोज सुबह शाम सब लिख के आ जाएगा। तो ऐसे करके 3 क्लिक में पूरा पर्चा बन जाता है। मतलब जो जितने स्मार्ट डॉक्टर हैं आजकल यूज कर रहे हैं, और जिन लोगों ने सोच ही रखा है कि हमें किसी को एहसास नहीं होने देना है कि क्या लिखा है, इनका ये मोटिव ही है कि मेडिकल स्टोर, वो भी मेरे जानने वाले मेडिकल स्टोर के अलावा कोई ना समझ पाए कि ये क्या लिखा है। तो फिर वो वैसे ही देंगे। और उनका यही रहता है कि उनकी सर्किल का जो मेडिकल स्टोर है बस वही उनकी राइटिंग समझता है। हाँ, उसके अलावा कहीं चले जाओगे तो कहेगा समझ ही नहीं आ रहा डॉक्टर ने क्या लिखा है, क्योंकि वहीं से तो उनका बंधा हुआ है। तो तुम्हारे जमाने तक ये बंधा हुआ वाला सिस्टम ना छूट जाएगा। क्या तुम यही सोच के डॉक्टर बनने वाले थे? हाँ, कि अपनी सेटिंग बनाएंगे, उसको राइटिंग अपनी सिखवाएंगे कि मेरी राइटिंग का क्या मतलब होता है। मेडिकल स्टोर वाला परिचित का होगा, अपना परसेंटेज आ जाया करेगा घर में। नहीं यार, चल नहीं पाएगा ये बहुत दिन तक। कुछ दिन बाद वही वो जेनरिक वाला जो है ना, जेनरिक के स्टैंडर्ड हाई कर दिए जाएंगे और सारी दवाइयां अच्छी बनने लगेंगी, सस्ते में दवाइयां मिलेंगी। डॉक्टर तो अभी से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं काफी शहर के अंदर। ये भी एक फेमस डिस्कशन है। जितने फेमस डिस्कशन है वो भले क्वेश्चंस हैं, बट मैं कवर कर ले रहा हूं ताकि क्वेश्चन आए तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा तो रिलैक्स लगे कि हाँ ये पहले देखा हुआ है। क्या फेमस डिस्कशन है कि एक बॉल को किसी वेलोसिटी से लॉन्च किया, किसी खास हाइट पे बॉल को 2 बार देखा गया, एक बार अपवर्ड जर्नी में और एक बार डाउनवर्ड जर्नी में। गया ये और ऊपर तक है, लेकिन किसी खास कैपिटल एच हाइट पे वो 2 बार देखा गया, एक बार अपवर्ड जर्नी में t1 टाइम पे और एक बार डाउनवर्ड जर्नी में t2 टाइम पे। यानी सेम डिस्प्लेसमेंट पे बॉडी 2 बार पाई गई। ऐसा संभव है? सेम डिस्प्लेसमेंट बॉडी 2 बार पाई जाए, ऐसा संभव है कि नहीं है? तो यहां 2 डिस्कशन। हमें यार क्या क्या पता करना होता है? u0 एंड h in terms of t1 and t2।
ज्यादा ज्यादा जी और आएगा, जी तो वैसे भी स्टैंडर्ड सिंबल है। T1 और T2 के टर्म में U और H निकालना है। क्या करने वाले हो, मतलब पहला ख्याल क्या आएगा ये आंसर लाने के लिए, तुम क्या लगाने वाले हो भाई? अगर तुम्हें U और H लाना है तो उनको फॉर्मूलों में फिट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? बहुत बढ़िया, तो उसमें T कहाँ है? तो ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर T इन्वॉल्व कराना है तो कौन सा लगाना चाहिए? वही लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? S इक्वल टू यू टी प्लस। अब क्या करें? S की जगह H, U को U नॉट लिख देते हैं, U तो लाना ही है, U नॉट तो लाना ही है। T की जगह चलो T1 लिख देते हैं। यार एक बार हमने U की जगह क्या लिख दिया है? T1, तो फिर पूरे में T1 ही लिखो, यानी ये अपवर्ड जर्नी के लिए इनपुट कर दिया है। तो क्या यही डिस्प्लेसमेंट है, मगर टाइम अब दोबारा में क्या लिख सकते हैं यार? फिर से यार S की जगह H फिर से लिखना है, ये भी तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। U की जगह वही U लिखना है और T की जगह, यार इसी इक्वेशन में एक बार T1 डाल दिया और एक बार T2। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, क्या क्या? U और H। अब क्या करने का मन कर रहा है छोड़ने के अलावा? क्योंकि पहला मन तो यही करेगा। क्या करें यार? देखो अगर हमें U लाना है तो H गायब कर देना चाहिए, H लाना है तो U गायब कर दें, या डिवाइड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। माइनस ज्यादा बढ़िया ना यार, हम क्या करते हैं पहले इसको माइनस कर देते हैं। तो ये क्या गया? 0। यहां U नॉट बाहर आएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा। यहां माइनस हाफ जी बाहर आएगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस हाफ जी दोनों में कॉमन ले लिया है, इतना जनता को दिख रहा है। इसको इस तरफ भेज देते हैं, हाफ जी। क्या T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो जरा ये कैंसिल, तो U नॉट का आंसर आ गया G/2 T1 प्लस T2। ये फेमस है तो रट लो, अच्छा है, नहीं पता तो इतना सा काम करना पड़ेगा। U आ गया भाई। H लाना है तो, अगर H लाना है तो यार इस इक्वेशन में मैं पूरे में T1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, T2 से, सॉरी, कितने से? अच्छा H पता भी तो होना, अच्छा H लाना है, U को गायब करना है। मैं इस पूरी इक्वेशन में T2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो जरा। और नीचे वाले में T1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों किया है मैंने। यहां मैंने T2 से मल्टीप्लाई किया था और यहां मैंने T1 से मल्टीप्लाई किया है। तुम्हें दिख रहा है ये और ये अब सब्ट्रैक्ट करके खत्म किए जा सकते हैं। देखो ये खत्म हो जाएगा और यहां क्या आएगा? H T2 माइनस, और यहां क्या आएगा यार? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर T2 माइनस, एक काम करते हैं, माइनस पूरा कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो माइनस बचेगा क्या? T2 स्क्वायर T1। देख लो आराम से, कोई दिक्कत है? अरे माइनस दिस में से ये माइनस घटाया गया है, कुछ दिक्कत है? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है यार? देखो जरा क्या कॉमन दिख रहा है? T1 T2 कॉमन दिख रहा है। T1 T2 बाहर ले लोगे तो T1 माइनस T2 आएगा। ये देखो T2 माइनस T1 है और ये क्या है? T1 माइनस T2। दोनों को उड़ा देते हैं और एक माइनस भी खत्म कर देते हैं। नहीं तो यू एच का बहुत बढ़िया आंसर आ गया, हाफ जी T1 T2। याद रहेगा भाई।
अभी भी यार वही हम जो उस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में स्किल डेवलप किए थे उसी को बार बार यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है और फिर सॉल्व करके जो भी स्टैंडर्ड आंसर्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। एक और स्टैंडर्ड डिस्कशन, एक टावर से बॉल को 3 तरीके से फेंका जा सकता है, U नॉट ऊपर, U नॉट नीचे और रेस्ट से। जब यार ऊपर फेंकते हैं तो इसके गिरने का टाइम, जमीन में गिरने तक का टाइम T1 है। जब सीधे फेंकते हैं तो इसके जमीन में हिट करने का टाइम T2 है। और जब रेस्ट से गिराते हैं तब का टाइम T चाहिए यार, है ना। गेट T इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। T1 क्या है? T1 है टाइम ऑफ हिटिंग व्हेन प्रोजेक्टेड अप, व्हेन प्रोजेक्टेड अप, जब ऊपर की तरफ फेंक के गिराया गया है। और T2 है टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड व्हेन प्रोजेक्टेड डाउन, जब नीचे फेंक के गिराया गया है। तो T का आंसर आता है बिल्कुल अंडर रूट T1 T2। ये भी एक याद रखने लायक रिजल्ट है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि कैसे आता है, क्या ला के दिखा पाएंगे, क्या जरूरत है। क्या स्टेप बता सकते हैं इसके, कैसे T आएगा? हर बार एक ही टावर से बॉल को गिराया गया है, एक बार T1, एक बार T2 और एक बार T। तो T का आंसर T1 T2 में लाना है। एक बार स्टेप करके अपने मन से निकाल लें तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाएगा। क्या साइन कन्वेंशन तुमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है क्या? क्या हर बार इसको नीचे गिरना है? तो या तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो सब पॉजिटिव चल जाएगा। ये भी कोई गलत नहीं होता है कन्वेंशन उल्टा करना, बट सारे कन्वेंशन एक जैसे होना चाहिए भाई। फिर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है या नीचे, तो ये माइनस आएगा ना। अगर तुम इसको प्लस लिख रहे हो तो जी को भी प्लस लिखो, फिर यू को माइनस लिखो। तो यार तीनों केस में जो हाइट है वो कॉमन है, यानी वो ब्रिजिंग सिंबल जो हर केस में कॉमन है वो h है।
तो यानी इसका मतलब हमें फॉर्मूले में h इन्वॉल्व कराना चाहिए और टाइम इन्वॉल्व कराना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला, इसको अप्लाई करने की कोशिश करना है। किसी को कुछ क्लू लगाओ, आंसर आया हो अब तक? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाना है तीनों बार, 3 बार लगाना है। आ गया? जो थोड़ा देर पहले निकाला था, तो वो कहानी अलग थी, ये कहानी अलग है। इत्तेफाक से दोनों सेम है। एक बार रेस्ट से ड्रॉप किया है, एक बार पता, पहले केस में, केस 1 में s की जगह क्या लिखना है, प्लस h या माइनस h? माइनस h नीचे गिरा है ना, u प्लस यू नॉट, t की जगह t1, a की जगह बोलो माइनस जी। यार क्या जी अब तक मैंने प्लस कहीं लिखा है क्या एक भी क्वेश्चन में? तो फिर कहां से प्लस निकल सकता है भाई? दूसरी सिचुएशन, केस 2, यू नॉट टी2 माइनस जी टी2 स्क्वायर, यही तो दो सिचुएशन है। यहां पे 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, वेलोसिटी भी निगेटिव। अरे क्यों? इसको ऊपर उछाला था तो यहां प्लस था, इसको नीचे उछाला है तो दोनों केस कवर हो गए। हमें लाना क्या था, स्मॉल टी लाना है। अभी टी तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। तीसरे केस में बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? ये केस 1 हो गया, केस 2। केस 3 में s बराबर माइनस एच, यू 0, a की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो t का आंसर आ रहा है अंडर रूट 2h बाई जी। यहीं से तुम्हें समझ में आ गया, h लाना है तभी तो t आएगा यार। h को t1 t2 में लाना पड़ेगा तभी तो t आएगा। तो अब तुम्हें किसके पीछे पड़ना है, इन दो इक्वेशन की मदद से क्या लाना है, h लाना है, u गायब करना है, क्योंकि आंसर में u तो आने नहीं चाहिए। क्या करें कि h आ जाए, u गायब हो जाए? इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, t2 से, तो यहां u नॉट t1 t2 बन जाएगा। और इस पूरे में क्या कर दें, t1 से, तो यहां t2 t1 आ जाएगा। और फिर दोनों को क्या कर दें, या देखो u नॉट t1 t2 माइनस u नॉट t2 t1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो जरा यहां क्या बना, यहां आएगा माइनस एच t2 और ये आएगा माइनस एच t1। यहां आएगा माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर t2 और यहां आएगा माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर t1। देख लो आराम से, इतना सबको दिख रहा है? माइनस माइनस सब खत्म कर देते हैं। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, t1 t2 कॉमन आ रहा है। देख लो यार, t1 t2 दोनों में है, यहाँ t1 बचेगा, यहाँ t2 बचेगा। देखो ये पूरा खत्म, h बड़ा बढ़िया आ गया है। और h पता है क्या आ गया, जैसे पिछली बार आया था, क्या आ गया h? h का आंसर आ गया है g/2 t1 t2। तो t का आंसर आ गया है t1 t2 अंडर रूट।
नोट कर लिया भाई। एक जगलर वाला क्वेश्चन आता है कि एक जगलर जो है कई बॉल को दो हाथ से मैनेज करता है। उसने एक बॉल, दो तीन बॉल, मतलब एक होता है कि भाई 3 बॉल है, मिनिमम कितना, 3 बॉल का। तो उसका तरीका क्या होता है आमतौर पे, मतलब जैसा माना जाता है अपने मन से, या तो क्वेश्चन में फिर स्पेसिफिकली कुछ लिखे तो अलग बात है। क्या माना जाएगा कि वो हर बॉल बराबर समय में उछालता है, यानी 2 बॉल के बीच में जो टाइम गैप होता है वो हमेशा सेम होता है। तो 3 बॉल अगर उसके हाथ में है तो एक उसने फेंक रखी है ना, एक कैच करने वाला है, एक कैच करने वाला और दूसरा फेंकने वाला है। 3 बॉल का केस होगा तो एक फेंकने वाला है, दूसरा उतने टाइम पे, टाइम गैप पे है अगर तो टॉप पे होगा, टॉप पे होगा। और फिर उस बॉल और पहली बॉल के बीच में उतना ही गैप है तो ये हाथ में आने वाला होगा, फिर ये फेंकेगा, रुकेगा, है ना, तो ये बॉल इधर ले आएगा, फिर इसको फेंकेगा, तब तक दूसरी गिरने वाली होगी। इस तरह का वो रोटेशन मेंटेन रखता है। तो अगर कोई कहता है यार 3 बॉल उसने मेंटेन करी अपने 2 हाथों में, 3 बॉल, तो तुम्हें ऐसे सोचना है कि एक बॉल टॉप पे है, एक बॉल इस हाथ पे आई है, अब ये बॉल ऊपर उछालेगा, ये उछाली हुई है, ये अभी कैच कर रहा है, तो थोड़ी देर में क्या करेगा, अब उतने ही इंटरवल के बाद फिर ये वाली बॉल यहां ट्रांसफर करके फेंकेगा, फिर वो वापस आएगी। तो कोई पूछे बताया 3 बॉल अगर मैनेज करना है तो कितना इंटरवल उसको मेंटेन रखना चाहिए। और इससे ज्यादा की भी कहानी रहती है कि इससे ज्यादा बॉल है तो क्या होगा। एक फेंक दिया, कैच कर रहा है, फिर एक फेंकने वाला है, ऐसे। कोई एक डेटा इसमें दिया होगा, या तो ये दिया होगा कि बॉल कितनी ऊंचाई पे फेंकी गई है, मैक्सिमम हाइट किसी एक बॉल की, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उसकी हाइट दिया जाए। तो क्या हम ये टाइम गैप बता सकते हैं? नहीं बता सकते भाई। अगर हमें मैक्सिमम हाइट पता हो तो हम उसका टाइम निकाल ले जाएंगे, और उस टाइम में कितनी बॉल फिट करना है, 3 बॉल, है ना। और अगर 3 बॉल का ये इतनी बॉल का मामला नहीं है, कम बॉल का मामला है, तो 2 बॉल या उससे भी कम, उससे ज्यादा बॉल है तो हो सकता है कि इसके बीच में 3 बॉल फिट की हो सकता है 2, हो सकता है एक ही बॉल फिट करी हो। तो हमें या तो ये मैक्सिमम हाइट बता दे कि हाइट कितना है, तो हम ये ओवरऑल टाइम यहां से यहां तक निकाल सकते हैं, उसके बीच में बॉल फिट कर सकते हैं। या दूसरी केस हो सकता है कि हमें हर बॉल के बीच का टाइम इंटरवल बता दे, जैसे कह दे कि यार एक कितनी बॉल मैनेज की है, 1 2 3 4 5 बॉल मैनेज करी है, 5 बॉल इस समय हवा में है, तो इसका मतलब एक हाथ में ये छोड़ने वाला है और एक यहां पे अभी अभी कैच किया है। तो अभी कोई कह दे कि यार हमें टाइम इंटरवल पता है, मान लिया 2 सेकंड, तो 2 2 4 2 6 सेकंड हो गया। तो इसका मतलब टॉप बॉल जो सबसे ऊपर पे है उसको 6 सेकंड मिल चुका है, इसको 4 मिल चुका है, इसको अभी 2 मिल चुका है, और हर बॉल वहीं तक तो जाना है,
नहीं, कोई पूछे बताओ सब टॉप बॉल है वो कितनी हाइट अचीव करता होगा, है ना? तो 6 सेकंड वाली जो बॉल है उसके पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक का 6 सेकंड है, तो क्या तुम उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो? नहीं। या ऐसे कर सकते हो, अगर 6 सेकंड जाने का है, अपवर्ड जर्नी है, तो 6 सेकंड में लौटती भी तो होगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं 6 सेकंड में वो कितना नीचे आएगा, तो जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर गया होगा। हाँ हाँ, ग्रेविटी के अंदर भी, अभी मून में जाके थोड़ी कोई करतब दिखाएगा, देखने वाले भी तो ग्रेविटी ही मानेंगे, सर्कस दिखाने वाला मार्स में जाके क्या करेगा, वहां दर्शक नहीं मिलेंगे। तो सारे खेल कहाँ करना है, यहीं पे। जब तक मंगल ग्रह में एलन मस्क नहीं भेजता है जनता को, तब तक यहीं पे सारे सर्कस करना है। तो अब तुम्हारा होमवर्क है कितना,